हाय, हम लोग ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस में जो दूसरी बुक है पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका चैप्टर नंबर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, भारत की विदेश नीति, इस चैप्टर का हम लोग रिवीजन वीडियो आज बनाने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में एक ही वीडियो में सारे चैप्टर को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर का नाम ही है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। तो भारत की विदेश नीति के बारे में समझेंगे। तो विदेश नीति होता क्या है? किसी भी कंट्री का दूसरी कंट्री से, दुनिया की दूसरी कंट्री से जो रिलेशन होता है उसको विदेश नीति कहते हैं। और उस रिलेशन में हर एक कंट्री का अपना कुछ न कुछ जो है वो प्रिंसिपल होता है, कुछ न कुछ जो है वो उसके सिद्धांत होते हैं कि क्या क्या फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त, दूसरी कंट्री से रिलेशन बनाते वक्त हमको क्या क्या या किसी कंट्री को क्या क्या ख्याल में रखना, उसी को कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात होगी। इंडिया जब आज़ाद हुआ 1947 में तो पूरी दुनिया दो ग्रुप में बटी हुई थी, यूएस और यूएसएसआर। कोल्ड वॉर चल रहा था और देख रहे थे हम लोग कि कोल्ड वॉर चैप्टर में कि दोनों में सुपरमेसी की जो है वो लड़ाई थी। और बहुत सारी ग्रुप जो है वो, बहुत सारी कंट्रीज जो है वो यूएसए के पार्ट में थी, बहुत सारी कंट्री यूएसएसआर के पार्ट में थी। पूरी दुनिया दो ग्रुप में बटी हुई थी। तो इंडिया के सामने एक चैलेंजेस था कि यूएस को सपोर्ट करे या यूएसएसआर को सपोर्ट करे, यूएस के जैसा फॉरेन पॉलिसी अख्तियार करे, यूएसएसआर के जैसा। तो इन सब चीज़ों से अलग रहते हुए इंडिया जो है अपना खुद का फॉरेन पॉलिसी बनाया, जिसके फॉरेन पॉलिसी में नैम का रोल आता है। जब भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात होगी तो नैम उसमें आएगा, नॉन अलाइनमेंट मोमेंट, जिसको गुट निरपेक्ष कहते हैं। मतलब इंडिया डिसाइड किया कि ना ही हम यूएसए के साथ है ना ही हम यूएसएसआर के साथ है, हम अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी रखेंगे। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में जो है तीन एलिमेंट था, तीन ऑब्जेक्टिव था। क्या क्या ऑब्जेक्टिव था? कि जो हार्ड अर्न्ड सॉवरेंटी है उसको बचा करके रखना, जो बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है उस आज़ादी को बचा करके रखना है। इसके अलावा अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बरकरार रखनी है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को क्यों बरकरार रखनी है? क्योंकि ऑलरेडी धर्म के नाम पर देश दो टुकड़े में बढ़ चुका था और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। तो हार्ड अर्न्ड सॉवरेंटी को बचा करके रखना है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना है और जो है रैपिड डेवलपमेंट करना है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट। तेजी से डेवलपमेंट करने का इसलिए था क्योंकि ऑलरेडी 150-200 सालों से जो है अंग्रेजी हुकूमत थी, देश के लोगों की हालत बद से बदतर थी, बहुत बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। हार्ड एंड सॉवरेंटी बचा करके मकसद था क्योंकि बहुत मुश्किल से 150-200 सालों की गुलामी के बाद, बहुत ही मुश्किल और बहुत सारी शहादतों के बाद देश जो है वो आज़ाद हुआ था। तो ये सब इंडिया का मकसद था। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसी टाइम से इंडिया जो एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ को एकजुट करना शुरू कर दिया था। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो किया। उसी सब दौरान जो है अफ्रीका से भी बेहतर रिलेशन बनाने का कोशिश किया, जिसको अफ्रो एशियन सम्मेलन, अफ्रो एशियन जो है वो कॉन्फ्रेंस जो है वो किया। इन सब जो है कंट्री से, एशिया या अफ्रीका की कंट्री से इंडिया का बेहतर रिलेशन बनाने का मकसद था कि चूंकि एशिया की भी बहुत सारी कंट्री अंग्रेजी हुकूमत के या फिर जो है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का सामना कर रही थी। बहुत जो एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ जो है यूरोप की कंट्रीज़ की कॉलोनी थी और अफ्रीका में भी जो है ना यूरोपियंस लोगों ने कॉलोनाइज करके रखा था। तो इन सब कंट्रीज़ को जो है वो आज़ाद दिलाना और इन सब आज़ादी दिलाने के लिए, इन सब कंट्रीज़ के आज़ादी के फेवर में इन सब कंट्रीज़ को एकजुट कर करके जो है ना कोल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट था, कोल्ड वॉर में दोनों ग्रुप में जो कंट्री से बटी हुई थी, इन सब चीज़ों से बचाना था। ठीक है, इसी सब अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस में जो 1955 में मीटिंग था अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस का बांदुंग में, बांदुंग इंडोनेशिया में शहर है। तो वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो बैठी थी। उसी में जो है वो ये बात हुई, समझौता हुआ कि इंडिया और बहुत सारी इंडिया के साथ इजिप्ट है, घाना है, इंडोनेशिया है, यूगोस्लाविया है, ये सब कंट्रीज़ ने फैसला लिया कि हम लोग एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक मूवमेंट चलाएंगे नैम के नाम से। तो याद रखना बांदुंग कॉन्फ्रेंस किस चीज़ से रिलेटेड है? ठीक है, नैम के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। 1955 में बांदुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था। बांदुंग कॉन्फ्रेंस अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, अफ्रो एशियन जो है सम्मेलन का जो है एक मीटिंग था बांदुंग में, वहीं पर ये बात हुई थी। और फाइनली 1961 में, ठीक है, नैम की पहली समिट हुई, पहली मीटिंग हुई जो है बेलग्रेड में, जो कि सर्बिया में एक जगह है बेलग्रेड, यहाँ पर। फिर हम देखते हैं नैम का भी अपना कुछ न कुछ मकसद था, जो ऑलरेडी हम लोग पहले भी पढ़े थे। तो नैम का क्या सब मकसद था? नैम का भी यही सब मकसद था कि जो बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है उस आज़ादी को बचा करके रखनी है। इसके अलावा अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना है। जो सब कंट्रीज़ अभी भी गुलाम है या कोलोनाइज है उसकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठानी है। और इसी सब दौरान देखते हैं इंडोनेशिया के फ्रीडम मूवमेंट में भी इंडिया का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और जो सब कंट्रीज़ अभी भी डीकोलोनाइज हो रही है, अंग्रेज़ी हुकूमत से वापस आ रही है, ठीक है, या अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद हो रही है,
है, यूरोपियन कोलोनाइजेशन से बाहर हो रही है, तो उन सब कंट्रीज को भी समझाना है कि आप यूएस और यूएसएसआर को नहीं ज्वाइन करो, अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी जो है वो इख्तियार करो। और नैम का एक और मकसद था कि जितनी भी कंट्रीज थी नैम में, वो सब कंट्रीज काफ़ी दिनों से गुलाम थी, एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, बहुत ज़्यादा जो है सोशल डिस्पैरिटीज़ थी, भुखमरी, गरीबी, इनइक्वालिटीज़, तो इन सब चीज़ों पर भी काम करना, इन सब चीज़ों को भी दूर करना, तो ये जो है नैम बनाई गई थी इन सब मकसद से। इसके बाद अलग अलग जो है वो कंट्रीज़ का जो है वो रिलेशन देखना है कि इंडिया का चाइना से कैसा रिलेशन था, इंडिया का पाकिस्तान से कैसा रिलेशन था रहा, इंडिया का जो है बांग्लादेश से कैसा रिलेशन रहा, नेपाल से कैसा रिलेशन रहा, इजराइल से कैसा रिलेशन रहा, अमेरिका से कैसा रिलेशन रहा, यूएसएसआर से कैसा रिलेशन रहा, जिसको रशिया कहते हैं। तो अलग अलग जो है चीज़ों को भी देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी किसको कहते हैं? वो एक कंट्री जो बाहर की कंट्री से जो रिलेशन बनाती है और उस रिलेशन के दौरान जिन जिन चीज़ों को वो ध्यान में रखती है, उसी को जो है वो फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। कोई एक कंट्री बाहर की कंट्री से रिलेशन बनाते वक्त जिन पॉलिसीज़ को वो फॉलो करती है, उसी को फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। तो इंडिया भी जो है बहुत सारी पॉलिसीज़ को ध्यान में रख करके, क्या सब चीज़ों को ध्यान में रख करके कि हमारी जो हार्ड एंड सॉवरेनिटी जो है वो पे थ्रेट नहीं होनी चाहिए, हमारी आज़ादी पर थ्रेट नहीं होनी चाहिए, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर थ्रेट नहीं होनी चाहिए, और हमको वैसे कंट्री से जो है वो रिलेशन बनाना जो हमको हेल्प करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये जो है वो पॉलिसी हुआ करता था। इसके बाद देखिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो फॉरेन पॉलिसी की जिम्मेदारी किसके पास होता है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के पास होता है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू ही एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी थे। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका बहुत ज़्यादा रोल है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को जो है वो फॉर्मुलेट करने में। ठीक है, एलिमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या था? तो मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, प्रोटेक्ट द हार्ड एंड सॉवरेनिटी, इसके अलावा ग्रोइंग जो है रैपिडली, मतलब तेज़ी से जो है वो डेवलपमेंट करना। तो ये सब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो है वो एलिमेंट रहा, जो फॉरेन पॉलिसी में इंडिया ये सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा। अब देखिए एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस जो कि बांदुंग में हुआ था 1955 में, और यहीं पर नैम का जो है वो फॉर्मेशन की बात हुई, नैम के फॉर्मेशन की बात हुई। और फाइनली नैम की पहली मीटिंग जो है वो समिट जो है 1961 में जो है वो बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड कहाँ? सर्बिया में। बेलग्रेड, ठीक है, सर्बिया में यहाँ पर जो है वो पहली मीटिंग हुई। तो नैम भी जो पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो पिलर है वो नैम ही है। इसके बाद हम लोग अलग अलग कंट्री से देखते हैं रिलेशन। तो इंडिया चाइना के रिलेशन को देखते हैं, इंडिया चाइना के रिलेशन को। चाइना जो है चाइनीज़ रिवॉल्यूशन 1949 में हुआ। चाइनीज़ रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम और कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनी, और जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट जो कह सकते हैं कि इकोनॉमिक मॉडल अपनाई गई। यूएसएसआर बहुत मदद करता है जो है वो चाइना को। और जब ये सब डेवलपमेंट हो रहा था चाइना में, तो इंडिया पहला कंट्री था जो इस बात का ऐलान किया कि चाइना में जो भी हो रहा, ठीक है, वो अच्छा हो रहा, हम चाइना के साथ हैं। और इंडिया और चाइना में रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश की गई। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर जो ज़ो इनले थे वो भी इंडिया आते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू चाइना जाते हैं। दोनों कंट्रीज़ में दोनों देशों के लोगों ने एक दूसरे के प्राइम मिनिस्टर का बहुत ज़ोरदार जो है वो वेलकम करते हैं, और जो हिंदी चीनी भाई भाई का जो है वो नारा जो है इसी दौरान जो लगा था। और दोनों कंट्रीज़ में पंचशील एग्रीमेंट जो है वो साइन होता है, ठीक है, जिस पर दोनों कंट्रीज 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन होता है। दोनों कंट्रीज 5 चीज़ों पर जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट दिखाती है। किन किन चीज़ों पर म्यूचुअल एग्रीमेंट दिखाती है? रिस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी। तो पंचशील का जो 5 प्रिंसिपल था, ठीक है, पंचशील 1954 में, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच जो है वो साइन किया जाता पंचशील एग्रीमेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ज़ो इनले जो कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर थे। सबसे पहला रेस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी, मतलब एक दूसरे की आज़ादी में दखल अंदाजी नहीं करनी है, एक दूसरे की आज़ादी को जो है वो रेस्पेक्ट करना है। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे पर हमला नहीं करना है, ठीक है। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स, ठीक है, मतलब एक दूसरे के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, दोनों साथ साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मतलब जीने और जीने दो, मतलब पीसफुल एग्जिस्टेंस, हम और आप दोनों पीसफुली जो है रहेंगे। इक्विटेबल एंड म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशन, मतलब कि हम लोग साथ में, ठीक है, बराबरी से आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे और बराबरी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इंडिया चाइना में जो है वो पंचशील एग्रीमेंट 1954 में साइन की जाती है। लेकिन पंचशील एग्रीमेंट से पहले ही कुछ ऐसा हुआ था, ठीक है, और
और उसके बाद आगे चल करके उन सब चीज़ों की वजह से जो है रिलेशन इंडिया में खराब, इंडिया और चाइना में ख़राब होता है। अब जो है वो हुआ क्या था, तो तिब्बतियन प्रॉब्लम से जो है देखिए तिब्बत क्या था, तो अगर आप ऐसे देखते ये इंडिया है तो ये बीच में तिब्बत है, ठीक है, और इस तरफ जो है वो चाइना हुआ करता था, ये चाइना, ठीक है। तो तिब्बत हमेशा से बफर जोन हुआ करता था। और ये भी याद रखें कि इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर जो पॉलिसी है, ठीक है, जो समझौता हुआ था बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, तो वो 1914 में मतलब अंग्रेज़ी हुकूमत के ज़माने में ही, ठीक है, जो समझौता हो गया था कि जो बाउंड्री खींची गई थी कि यहाँ से यहाँ तक इंडिया, यहाँ से यहाँ तक जो है वो चाइना, तब भी जो है ये तिब्बत जो है बफर स्टेट हुआ करता था, मतलब ना ही वो इंडिया का पार्ट था और ना ही वो चाइना का पार्ट था। लेकिन 1950 में चाइना जो है तिब्बत पर कब्जा कर लेता है। जब चाइना तिब्बत पर कब्जा करता है तो इंडिया जो है इस पर कोई नाराज़गी नहीं जताता है, किसी तरीके का कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि तिब्बत इंडिया का पार्ट नहीं था, इसीलिए इंडिया का कोई कंसर्न नहीं था, इंडिया इस मामले में कुछ नहीं बोलता है। लेकिन तिब्बत में जब ऑक्यूपेशन हुआ तो तिब्बत के लोग उस ऑक्यूपेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट तो करेंगे ही। तो जब इन सब चीज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो उस पर कहीं ना कहीं रिप्रेशन शुरू कर देती है वहाँ के लोगों पर। और वहाँ पर जो है दलाई लामा, जो कि, और तिब्बत में ज़्यादातर बुद्धिस्ट लोग हैं, तो बुद्धिस्ट लीडर हुआ करते हैं। दलाई लामा अभी भी जिंदा है, तो दलाई लामा भी उन सब प्रोटेस्ट का हिस्सा रहते हैं। तो जब तिब्बतियन लोग इसका प्रोटेस्ट करती है तो दलाई लामा और जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट जब रिप्रेशन शुरू करती है तो दलाई लामा और दलाई लामा के फॉलोवर्स, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वहाँ से जो है तिब्बत से जो है बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान इंडियन गवर्नमेंट से दलाई लामा मदद मांगते हैं और इंडियन गवर्नमेंट दलाई लामा को जो है वो पॉलिटिकल शेल्टर, पॉलिटिकल एजाइलम जिसको कहते हैं, वो दे देती है। और इस वजह से चाइना जो है ये 1959 में हुआ था, 1959 में दलाई लामा इंडिया आ जाते हैं और इसी पर चाइना जो है इंडिया पर इल्ज़ाम लगाता है कि इंडिया जो है हमारे अंदरूनी मामले में दखलंदाजी कर रहा है, जो है पंचशील एग्रीमेंट के खिलाफ है कि एक दूसरे के नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर। तो ये जो तिब्बत का जो इशू जो है वो हमारे जो है इंटरनल अफेयर का मामला है और दलाई लामा को इंडिया शेल्टर दे करके जो हमारे अंदरूनी मामले में दखलंदाजी कर रहा है, इसीलिए हम पंचशील एग्रीमेंट इंडिया से तोड़ रहे हैं। पंचशील एग्रीमेंट को इंडिया जो है वो वायोलेट किया है और ये सब चीज़ होता रहता है। इसी सब दौरान जो है बॉर्डर डिस्प्यूट भी शुरू हो जाता है इंडिया और चाइना के बीच। बॉर्डर डिस्प्यूट ये शुरू हो जाता है कि एक रीजन है अक्साई चिन रीजन, जो कि लद्दाख का रीजन है, और दूसरा जो है अरुणाचल का कुछ पार्ट है जिसको नेफा कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। तो यहाँ देखिए बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया और चाइना में अक्साई चिन रीजन और नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, जो कि एरिया है अरुणाचल प्रदेश का। इन दोनों जगहों पर चाइना क्लेम करना शुरू कर देता है कि ये हमारा हिस्सा है और 1962 में ये जो उन सब जगहों पर अपनी फौज भेज देता है और जो है वो रोड वगैरह बनाना शुरू कर देता है। इस पर इंडियन गवर्नमेंट जो है या इंडियन फोर्स जो है वो इसको रिटेलिएट करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है, जिस वजह से इंडिया चाइना जो है वॉर हो जाता है 1962 में। और ये वॉर इंडियन गवर्नमेंट के प्रीपेयर्डनेस की वजह से, इंडियन गवर्नमेंट युद्ध के लिए तैयार नहीं थी, इस वजह से जो है इंडिया की हार हो जाती है। और फिर जब इंडिया की हार होती है तो इस दौरान जो है इंडिया की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है, खास करके नेहरू के फॉरेन पॉलिसी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। पंडित नेहरू के खिलाफ जो प्राइम मिनिस्टर थे उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली बार जो है वो लाया जाता है, जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन वो पास नहीं हो पाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, जो वी कृष्ण मीनन, जो डिफेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है पूरे बॉर्डर्स की हिफाजत करना, तो वो उसको कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ जाता है, रेजिग्नेशन देना पड़ जाता है। और कम्युनिस्ट पार्टी दो ग्रुप में 1964 में टूट जाती है, क्योंकि कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो है वो कहीं ना कहीं चाइना के फेवर में थे या चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, जिस वजह से कम्युनिस्ट पार्टी में भी दो ग्रुप बढ़ जाती है। वो कम्युनिस्ट पार्टी जो कहीं ना कहीं यूएसएसआर को सपोर्ट कर रही थी और इंडिया को सपोर्ट कर रही थी, कुछ कम्युनिस्ट लोग चाइना को सपोर्ट कर देते हैं, जिस वजह से, ठीक है, 1964 में सीपीआई जो कि पहले से थी एक नया ग्रुप बन जाता है, सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी जो है मार्क्सिस्ट, जिसको कहते हैं सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है, सीपीआई और सीपीआईएम। तो ये सब इंडिया चाइना डिस्प्यूट का जो है, इंडिया चाइना वॉर का जो है वो कंसिक्वेंसेस सब था, ठीक है। तो इंडिया चाइना में अभी भी जो है अक्साई चिन रीजन को लेकर के और जो है ना वो अरुणाचल के कुछ पार्ट को लेकर के जो है वो अभी भी डिस्प्यूट जारी है।
आए दिन चलता रहता है। इंडिया और रशिया के रिलेशन को देखते हैं तो इंडिया और रशिया के रिलेशन में है कि इंडिया का कोल्ड वॉर के दौरान से ही रशिया से अच्छा रिलेशन था। 1972 में 1971 में इंडिया जो एक स्ट्रेटेजी 20 ईयर फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है वो साइन करता है रशिया से। उसके बाद कोल्ड वॉर के दौरान भले इंडिया जो है वो अमेरिका से भी रिलेशन बनाता है, लेकिन रशिया से जो रिलेशन है वो म्यूचुअल ट्रस्ट का रिलेशन है। इंडिया और रशिया के बीच 80 से ज़्यादा बायलेटरल एग्रीमेंट साइन किए जा चुके हैं। बहुत सारे मामले में रशिया जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है, जैसे कश्मीर का इशू हो, इसके अलावा स्पेस में स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर करने की बात हो, तापी गैस पाइपलाइन की बात हो, या जो तापी गैस पाइपलाइन की बात हो, या और भी बहुत सारे मामले में वो सपोर्ट। इसके अलावा इंडिया में वो डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो इंडिया को सेल करता है और रशिया को भी फ़ायदा है क्योंकि रशिया जो है इससे पैसा कमाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंडिया और रशिया के बीच रिलेशन का। इंडिया और अमेरिका के बीच रिलेशन की बात करें तो इंडिया और अमेरिका के बीच रिलेशन शुरू में अच्छा नहीं था। जब इंडिया कोल्ड वॉर के दौरान ना ही यूएस को ज्वाइन किया ना ही यूएसएसआर को ज्वाइन किया, तो उस दौरान अमेरिका को इंडिया से नाराज़गी थी। ठीक है, जब इंडिया नैम पॉलिसी अख्तियार किया तो अमेरिका से नाराज़गी थी, लेकिन जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो 1991 के बाद इंडिया में भी इकोनॉमिक रिफॉर्म वगैरह किया गया, तो उस दौरान अमेरिका से बेहतर रिलेशन बनाने का कोशिश किया और लगातार बेहतर रिलेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया और अमेरिका के रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से इंडिया और अमेरिका की रिलेशन जो है अच्छी हो रही है। उस चीज़ों में क्या सब है कि अभी भी 65% जो सॉफ्टवेयर जो है इंडिया अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। 35% एम्प्लॉय जो है वो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है बोइंग उसमें जो है वो काम करती है। ठीक है, जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है उसमें काम करते हैं। 35% एम्प्लॉय जो है वो इंडियन है। 65% सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इंडिया अमेरिका को करता है। 3 लाख से ज़्यादा जो है वो इंडियंस जो है सिलिकॉन वैली में जो है काम कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली अमेरिका में एक रीजन है जो कि इंडस्ट्रियल रीजन है, तो वहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा इंडियंस वहाँ पर काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे जो बड़ी से बड़ी जो है वो कंपनीज वगैरह सब है उसमें इंडियन सब अच्छे से अच्छे पोस्ट पर हैं। और जितनी भी वहाँ पर स्टार्टअप नए नए बिजनेस वगैरह सब जो है शुरू होते हैं उसमें भी इंडियन सब का जो है वो नाम रहता है। हाई कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इन द सिलिकॉन वैली बोला जा रहा है। इंडियंस लोगों का अमेरिका के इकोनॉमी में या अमेरिका के इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह सब में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से इंडिया और जो अमेरिका का रिलेशन जो है इन सब चीज़ों पर जो है वो आगे बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से आगे बढ़ रहा है। तो याद रखना है कि कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया और अमेरिका का रिलेशन बेहतर नहीं था, क्योंकि जब इंडिया नैम पॉलिसी के बारे में अनाउंस किया तो अमेरिका को ये बात अच्छा नहीं लगा। फिर 1991 के बाद से इंडिया का अमेरिका से रिलेशन बढ़ना शुरू हो गया। इंडिया अमेरिका में अभी भी अच्छा रिलेशन है और ये रिलेशन इन 4-5 चीज़ों पर बेस्ड है कि 65% जो एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर है वो इंडिया जो है वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। 35% जो है जो अमेरिका की जो है ना स्पेस में अमेरिका की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है जो है बोइंग, उसमें 35% जो है इंडियंस लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं 3 लाख से ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉय जो है सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली या वहाँ की इकोनॉमी में इंडियंस लोगों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब हम लोग दूसरी तरफ आते हैं। यहाँ देखिए इंडिया और इजराइल का रिलेशन। इंडिया और इजराइल का रिलेशन जो है वो कैसा है, तो इंडिया और इजराइल का रिलेशन शुरू से नहीं था। इंडिया और इजराइल का रिलेशन 1992 से शुरू होता है। 2017 में जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू वो इंडिया विजिट करते हैं और जो है तब से इंडिया और इजराइल का रिलेशन इम्प्रूव होना शुरू हो गया है। इजराइल जो है इंडिया को बहुत सारे मामले में जो है वो सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों में इंडिया को हेल्प करता आ रहा है। किन किन चीज़ों में हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो देखिए सेकेंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है, मतलब यूएसएसआर के बाद रशिया के बाद सबसे ज़्यादा जो है वो आर्म सब जो है वो इंडिया किससे जो है ले रहा, ये इस इजराइल से ले रहा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के मामले में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में भी इजराइल इंडिया की मदद कर रहा है। इरिगेशन टेक्निक्स या इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में भी, एग्रीकल्चर के इरिगेशन फैसिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करने में एग्रीकल्चरल इरिगेशन टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जो है वो इजराइल जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद इंडिया जो है, इंडिया क्या कर रहा है, तो इंडिया जो है वो जो कुछ मेडिसिन वगैरह जो वैल्यूएबल मेडिसिन जो है वो इजराइल को एक्सपोर्ट करता है। तो ये रिलेशन दोनों तरफ का है। ठीक है, तो यहाँ क्या देखते हैं किन किन मामले में इंडिया और इजराइल के रिलेशन में क्या लिखना है। इंडिया इजराइल का रिलेशन शुरू से नहीं था, ये रिलेशन 1992 से शुरू हुआ। 2017 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इंडिया विजिट करते हैं और तब से इंडिया और जो है इजराइल की रिलेशन इंप्रूव हो रही है। इजराइल जो है इंडिया को बहुत सारे मामले में जो हेल्प करता आया है।
किन किन मामलों में हेल्प करता आया है, तो देखिए सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है, इंडिया को वो आर्म सप्लाई करता है, उससे उसको भी फायदा होता है। तो इंडिया जो डिफेंस इक्विपमेंट्स अगर दूसरी कोई कंट्री है, ठीक है, जो तो वो इजराइल है, जिससे वो डिफेंस जो है इक्विपमेंट्स वगैरह सब जो है या आर्म इक्विपमेंट्स वगैरह सब जो है वो उससे खरीदता है। इजराइल इंडिया को एग्रीकल्चर के मामले में भी हेल्प कर रहा है, एग्रीकल्चरल जो है मैं टेक्नोलॉजी या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से मदद कर रहा है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ या इरिगेशन की टेक्नोलॉजीज़ वगैरह भी इंडिया को हेल्प कर रहा है। और इंडिया जो है वो इजराइल को जो है कुछ वैल्यूएबल मेडिसिन जो है एक्सपोर्ट करता है। ठीक, इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन देखते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन ऐसा है कि ये हमेशा से प्रॉब्लम बना हुआ और ऐसा रिलेशन लग रहा है कि जैसा कि इम्प्रूव नहीं होने वाला, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी नहीं होता। अब इशू किन किन चीज़ों पर है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का, तो कश्मीर डिस्प्यूट पर है। कश्मीर के बारे में पाकिस्तान क्लेम करता है हमारा है और इंडिया का अभी वो पार्ट है। ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट, दोनों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, जैसे 1965 में अक्साई चीन रीजन को लेकर के हो गया। अक्सर जो है वो पाकिस्तान क्लेम करता रहता है कि ये पार्ट हमारा है, ये पार्ट हमारा, इस तरीके से होता है। ठीक है, सपोर्ट ऑफ टेररिज्म, ठीक है, पाकिस्तान जो है वो इंडिया के खिलाफ टेररिज्म में सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट की नाराज़गी है। प्रोमोशन ऑफ सेपरेटिज्म, ठीक है, जो जब भी इंडिया के टूटने की बात होती है या फिर इंडिया में अगर इंडिया से अलग होने की बात होती है तो उन सब में जो है वो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं रोल दिखाई देता है कि पाकिस्तान जो है एंटी इंडियन एलिमेंट को जो है वो सपोर्ट करता है। रिवर वाटर शेयरिंग, ठीक है, जो इंडस रिवर है जो जिसका ज़्यादातर पार्ट जो है पाकिस्तान में फ्लो करता है, लेकिन ये जो है ना वो शुरू कहाँ से होता है, तो इंडिया तिब्बत से शुरू होता है और होते हुए वो इंडिया में फ्लो करता है और फिर पाकिस्तान जाता है। तो जो है ना रिवर वाटर शेयरिंग का भी इश्यूज वगैरह दोनों के बीच है। लेकिन रिवर वाटर शेयरिंग जो इश्यूज है उसको 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से जो है सॉल्व कर लिया गया है। तो ये रिवर वाटर जो डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब देखिए इंडिया और पाकिस्तान में वॉर कब कब हुआ, 1947 में वॉर हुआ कश्मीर को लेकर के, जिस वॉर के दौरान जो है वो जिस वॉर के दौरान वो कश्मीर के कुछ पार्ट को जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कर लिया, जो कि POK वाला हिस्सा है। इंडिया अभी भी इंडिया जो है का कहना है कि वो हमारा हिस्सा है और आज नकल हम लोग उस पर कब्जा करेंगे। ठीक है, आज नकल मतलब POK जो है वो इंडिया का पार्ट है। ठीक है, कि जो अभी पाकिस्तान ऑक्युपाई किया हुआ आज नकल हम लोग उसको कब्जा कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा 1965 में भी युद्ध हुआ, जो पाकिस्तान जो है जो गल्फ ऑफ कच्छ का रीजन है, ठीक है, वो जिससे पाकिस्तान का बाउंड्री टच होता है, तो उस पर पाकिस्तान अपना दावा कर दिया और जो है उसकी फौज जो है उन सब जगहों पर कब्जा करने के लिए आ गई और इंडिया उसको रिटेलिएट करता है। और उस रिटेलिएट करने के दौरान इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हो जाता है 1965 में, और वॉर के बाद समझौता होता है। ठीक है, ताशकंद एग्रीमेंट होता है। ताशकंद एग्रीमेंट को USSR या फिर हम UNO कह सकते हैं, ये जो है वो ब्रोकर्ड किया था, इसीलिए ताशकंद में ये समझौता होता है। ताशकंद उज़्बेकिस्तान में है और उज़्बेकिस्तान USSR का पार्ट हुआ करता था। तो USSR जो है इस समझौते को करवाई थी और इसी में लाल बहादुर शास्त्री पहुंचे थे और वहीं पर जो है समझौते के बाद 1966 में उनकी जो है वहाँ हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। ठीक है, 1971 में भी बांग्लादेश इश्यूज को लेकर के, बांग्लादेश के स्टेटस को लेकर के इंडिया और पाकिस्तान में वॉर होता है और उस वॉर के बाद समझौता होता है शिमला एग्रीमेंट। तो यहाँ पर देखिए ताशकंद एग्रीमेंट में कौन कौन थे, इंडिया की तरफ से पंडित जवाहरलाल, इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान रहे होंगे, हाँ थे। और शिमला एग्रीमेंट में कौन थे, शिमला एग्रीमेंट में इंदिरा गांधी और उधर से जुल्फिकार अली भुट्टो ये थे। अब 1991 में भी युद्ध हो गया, जो कारगिल का कुछ रीजन था उस पर पाकिस्तान क्लेम कर दिया, हमला कर दिया, जिस वजह से इंडिया और पाकिस्तान में जो है वॉर हो गया और इंडिया जो है ऑपरेशन विजय लॉन्च किया जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस को हटाने के लिए। और उस वॉर के बाद 1999 में लाहौर एग्रीमेंट हुआ। तो अभी तक इंडिया और पाकिस्तान में 4 वॉर हो चुका है, तीनों वॉर में इंडिया की जीत हुई है और कभी भी जो है वॉर जैसा सिचुएशन हमेशा बना ही रहता है इंडिया और पाकिस्तान में। अभी भी दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है वो रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ है और बहुत जो इंडिया जो है
दोनों के बीच बहुत सारे इश्यूज़ पर जो है वो डिस्प्यूट है, या बहुत सारा इश्यूज़ है जो डिस्प्यूट का बना हुआ, ठीक है, जिसमें कश्मीर जो है डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, सपोर्ट ऑफ टेररिज्म है, प्रमोशन ऑफ सेपरेटिज्म है, ये सब डिस्प्यूट अभी भी है, ठीक है। फिर इंडिया और नेपाल की बात करते हैं, तो इंडिया और नेपाल का रिलेशन अच्छा था शुरू में, ठीक है, और हमेशा से अच्छा है। नेपाल को इंडिया जो है अभी अच्छा नहीं है, हमेशा से अच्छा था, ठीक है। अभी आने वाले दिनों में जो है रिलेशन डिटोरिएट होता जा रहा है, और इंडिया जो है वो इंडिया जो है नेपाल को अपना एक छोटा भाई के जैसा मानता था, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ कुछ मामलों में जो है कॉपरेशन है, और कुछ कुछ मामलों में जो है वो डिस्प्यूट है। तो कन्फ्लिक्ट किन किन मामलों में इंडिया और नेपाल को लेकर के, तो कन्फ्लिक्ट है क्लोजनेस ऑफ चाइना, ठीक है। नेपाल का चाइना से जो है वो नज़दीकी बढ़ रहा है, और जिस वजह से जो इंडिया और नेपाल के रिलेशन पर जो है वो थ्रेट है, ठीक है। माओइस्ट नेपाल में माओइस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ रहा है, जिस वजह से वो माओइस्ट एक्टिविटीज़ इंडिया वगैरह में भी इन्फिल्ट्रेट होने का, इंडिया में जो है वो माओइस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ने का खतरा है, ठीक है। एंटी इंडियन एलिमेंट, इंडिया से कोई भी आदमी क्राइम कर करके जो है वो नेपाल चला जाता है, ठीक, तो नेपाल की गवर्नमेंट उस पर सख्ती नहीं करती है। इसके अलावा नेपाल फील इंटरफेरेंस, नेपाल को भी ऐसा लगता है इंडिया हमारे अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी करता है। तो ये सब क्वेश्चन इंडिया नेपाल पर, इसके अलावा आपको इंडिया बांग्लादेश पर ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश जो है इन सब चीज़ों पर जो किन किन बातों पर कन्फ्लिक्ट है और किन किन बातों पर कॉपरेशन है, मतलब किन किन बातों पर दोनों कंट्री के बीच नाराज़गी है और किन किन चीज़ों को लेकर के दोनों एक दूसरे को कॉपरेट कर रहा है। तो इंडिया और नेपाल में कन्फ्लिक्ट किस किस चीज़ों को लेकर के है, चाइना से नज़दीकी को लेकर के, नेपाल की का नज़दीकी जो है वो चाइना से बढ़ रहा है, ठीक है, ये चीज़ जो है वो इंडिया और नेपाल के रिलेशन पर थ्रेट बना हुआ है। माओइस्ट एक्टिविटीज़ जो है वो नेपाल में बढ़ रहा है, जिस वजह से वो इंडिया के सिक्योरिटी पर, इंटरनल सिक्योरिटी पर थ्रेट है। एंटी इंडियन एलिमेंट्स, ठीक है, एंटी इंडियन एलिमेंट्स पर जो है वो नेपाल किसी तरीके की कोई कार्रवाई या कोई एक्शन नहीं करता, जिस वजह से नाराज़गी है। और नेपाल को इंडिया से इस बात की नाराज़गी है कि नेपाल को ऐसा लगता है कि इंडिया हमारे अंदरूनी मामले में दखलंदाजी कर रहा है, ठीक है। अब कॉपरेशन किन किन चीज़ों को लेकर के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के इंडिया बहुत सारे मामले में नेपाल को मदद करता आया है, जो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ है वो सब जो है नेपाल से शेयर करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्री मूवमेंट है, बिना किसी वीज़ा और पासपोर्ट के कोई भी इंडियंस नेपाल में जा सकता है और नेपाल का आदमी इंडिया में आ सकता है। तो इन चीज़ों में जो है कॉपरेशन है, बिना वीज़ा और पासपोर्ट के जो है वो आना जाना हो सकता है, पोरस बॉर्डर है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी इंडिया जो है वो मदद कर रहा है, और भी बहुत सारे मामले पर इंडिया लगातार नेपाल की मदद करते आया है, और दोनों में जो है वो अच्छा रिलेशन है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश की बात करें, इंडिया और बांग्लादेश की बात है तो इंडिया और बांग्लादेश को लेकर के भी कन्फ्लिक्ट है कुछ कुछ चीज़ों पर, जैसे इलीगल माइग्रेंट्स पर, ठीक है। इंडिया ये बात कहता है कि जो है बांग्लादेश से बहुत सारे जो है लोग इलीगली माइग्रेट होकर के इंडिया में आ गए हैं, लेकिन बांग्लादेश इस बात से इनकार करता है, ठीक है। इसके अलावा गंगा और ब्रह्मपुत्र वाटर रिवर शेयरिंग को लेकर के है, ठीक है, कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है भले ही इंडिया में वो फ्लो करती है, लेकिन फाइनली बांग्लादेश होते हुए तब नीचे जाती है, बे ऑफ बंगाल में मर्ज कर जाती है। तो इन रिवर वाटर के शेयरिंग को लेकर के भी जो है दोनों कंट्रीज के बीच डिस्प्यूट है। इसके अलावा इंडिया नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करना चाहता है उधर साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज को, तो बांग्लादेश अपनी टेरिटरी से वो गैस पाइपलाइन नहीं जाने देता है। इसके अलावा इंडियन आर्मी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अगर जाना चाहे तो बांग्लादेश अपने जो है वो अपने टेरिटरी होकर के नहीं जाने देता। तो इन चीज़ों पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो है वो कन्फ्लिक्ट है। किन किन चीज़ों को लेकर के, इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर के इंडिया कहता है, लेकिन बांग्लादेश उस बात से इनकार करता है। लेकिन ये है इलीगल माइग्रेंट्स, गंगा ब्रह्मपुत्र वाटर, इसके अलावा नेचुरल गैस एक्सपोर्ट और जो है आर्मी मूवमेंट को लेकर के, ठीक है, फोर्सेस की मूवमेंट को लेकर के। लेकिन कॉपरेशन भी है कुछ कुछ चीज़ों पर, जैसे बांग्लादेश इंडिया के लुक ईस्ट पॉलिसी का कहीं ना कहीं हिस्सा है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ट्रेड है, इन सब मामले में मदद कर रहा है। दोनों कंट्री के बीच व्यापार भी बढ़ रहा है और रिलेशन भी इम्प्रूव हो रहा है। तो कुछ कुछ चीज़ों पर जो है वो कन्फ्लिक्ट है और कुछ कुछ चीज़ों पर कॉपरेशन भी है। इसके अलावा इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका में ठीक कन्फ्लिक्ट किन किन चीज़ों को लेकर के, तो तमिल स्टेटस को लेकर के बहुत सारे जो है जो तमिल्स जो श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में रह रहे हैं, और वहाँ की जो सिन्हाला कम्युनिटीज़ है वो वहाँ को जो है मतलब तमिल लोगों को जो बराबरी हक या तमिल लोगों के साथ जो तमिल लोगों को आउटसाइडर समझती है, और जिस वजह से सिविल वॉर भी वहाँ काफ़ी दिनों तक हुआ। तो अभी भी तमिल्स के साथ अगर श्रीलंका में कुछ हो रहा है तो इंडिया के जो तमिल्स हैं वो गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं कि जो हमारे भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है, और
ये जो इंडियन गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों को लेकर के कंसर्न रहती है और इन चीज़ों को लेकर के इंडिया और श्रीलंका में जो है वो कन्फ्लिक्ट जो है चल रहा है। जैसे कि जो है इंडियन फौज पीस कीपिंग फोर्सेस भेज दिया गया था जो सिविल वॉर के दौरान, तो श्रीलंका को लगा कि इंडिया हमारे अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा कॉपरेशन है किन किन चीज़ों, तो तमिल स्टेटस को लेकर के ही जो है दोनों में कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, और रहता है। कॉपरेशन FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और श्रीलंका के बीच, ठीक है। हेल्प ड्यूरिंग द सुनामी, इंडिया सुनामी में 2004 में जो सुनामी आई थी, श्रीलंका में तबाही और बर्बादी हुई थी, उसमें इंडिया बहुत जो है वो हेल्प किया था। इसके बाद इंडिया, तो देखिए अब ये चैप्टर का क्या नाम था, चैप्टर का नाम था इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी या इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन। तो इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का नाम क्या, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो नाम था, ठीक है। जो नाम के ऑब्जेक्टिव से प्रिंसिपल नाम था, ऑब्जेक्टिव था कि हार्ड एंड सॉवरेनिटी बचा के रखना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बचा के रखना और रैपिड डेवलपमेंट करना। फिर अलग अलग कंट्री से, चाइना से रिलेशन देखे, पाकिस्तान से रिलेशन देखे, रशिया से रिलेशन देखे, इजराइल से रिलेशन देखे, नेपाल से रिलेशन देखे, बांग्लादेश से रिलेशन देखे, श्रीलंका से रिलेशन देखे। अब इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी का जो है वो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। तो इंडिया में न्यूक्लियर पॉलिसी शुरू किए थे HG, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा, कब, 1948 में, जबकि कहा जाता है नेहरू फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ थे। नेहरू को ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं ना कहीं शांति और जो है तरक्की, इन सब चीज़ों को नेहरू फोकस कर रहे थे, लेकिन उसी सब दौरान फॉरेन जो है वो न्यूक्लियर जो है पॉलिसी या न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ था। इंडिया पहली बार 1964 में जब चाइना न्यूक्लियर टेस्ट करता है, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बनाने की कोशिश करता है, तो उसके 2-3 साल बाद 1968 में UNO एक प्रोग्राम लाती है जिसको कहा जाता है NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, जिसमें था कि आगे कोई भी कंट्री अब न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट नहीं करेगी। इंडिया जो है इस NPT को साइन करने से इनकार कर देता है, क्योंकि इंडिया कहता है कि ये जो पॉलिसी है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के पास तो है लेकिन वो बाकी कंट्रीज़ को वो मना करती है कि आप जो है न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट नहीं कर सकते या न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते, क्योंकि इससे मास डिस्ट्रक्शन होता है और पूरी दुनिया को जो है थ्रेट है इन सब चीज़ों से। तो इंडिया जो है वो इनकार कर देती है और NPT पर साइन नहीं करती है। इंडिया में न्यूक्लियर जो है टेस्ट, पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में पोखरान में हुआ, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, और दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में हुआ। एक साथ 5 न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया गया और जो है वो इंडिया एक न्यूक्लियर, ठीक है, वेपन कंट्रीज 1998 में बन गया। ये कहाँ पर हुआ था, पोखरान में, पोखरान राजस्थान में जगह है। और जब इंडिया न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करता है तो नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करता है 1999 में, और पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज है। और चागता हिल एक जगह है, ठीक है, पाकिस्तान में, जो कि सिंध वाले रीजन में, वहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, पोखरान भी याद रखिएगा, पोखरान में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इंडिया का, और पाकिस्तान जो है चागता हिल रीजन है सिंध के रीजन में, वहाँ पर वो न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अब देखिए पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी है क्या कि नो फर्स्ट यूज। इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी है कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसी पर जो है पहले हमला नहीं करें, लेकिन अगर हम पर हमला होता है न्यूक्लियर वेपन्स का तब हम जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, सेफ्टी पर्पज से इस्तेमाल करेंगे और पीसफुल पर्पज से इस्तेमाल करेंगे। तो इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी का जो मोटो है नो फर्स्ट यूज और पीसफुल पर्पज से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या जो हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव जो है चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे, डिस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए करेंगे। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तब तक आप लोग बने रहिए, अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।